नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल में। दोस्तों इस मॉड्यूल को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की ये जो TMH की बुक है उससे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अगर एज फार एज इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, गोल की बात करें कि वाई आर वी डिस्कसिंग दिस, तो जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक तो इस बुक में जो कवरेज किया गया है वो काफी लूसिड वे में किया गया है। सेकेंड ऑफ ऑल एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। थर्ड थिंग इज ये जो पूरी लेक्चर आज का लेक्चर है या फिर जो पूरी लेक्चर सीरीज रहेगी, इट विल हेल्प यू in quick revision. And fourth is to make your preparation holistic and complete. Fine. ये जो पूरा लेक्चर सीरीज रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री के मॉड्यूल का, या फिर इस लेक्चर की बात करें तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल योर एग्जाम्स। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैटर नहीं करता। एंड सेकेंड ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू हेल्प इन ईच स्टेज, फिर चाहे वो प्रीलिम्स वाली स्टेज हो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली स्टेज हो या फिर मेंस वाली स्टेज हो। इसमें जो मैंने कंटेंट को एक्सप्लेन करूंगा वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इज दैट क्लियर? और कंप्लीट रहेगा तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस स्लाइड से आप मेरे बारे में जान सकते हो, एक छोटा सा ब्रीफ दिया हुआ है मेरे बारे में, प्लीज गो थ्रू दैट। एंड दोस्तों मेरा नाम है आलोक गुप्ता। दोस्तों लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मॉड्यूल है इसको अपलोड किया गया है www.streetzero.in पे। तो इसके सारे लेक्चर्स या मॉड्यूल को या फिर कोई अगर आप क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इन लेक्चर से रिलेटेड जो क्विजेस हैं वो भी मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। उसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.streetzero.in पे। अगर कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0844702277। इज दैट क्लियर? एंड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बेनिफिट आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं T/alok/137। तो नाउ हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। और दोस्तों आज की जो ये लेक्चर है इसका मेन टॉपिक क्या रहेगा तो वो ये रहा। हाँ तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये सेकंड पार्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी, उसके फीचर्स जाने थे, उसके अलावा उसके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, मतलब जैसे कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। उन तो सारे जितने भी फेसेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसके हमने फीचर्स देखे, उसकी डिफरेंट साइट्स देखी, वहां पे क्या आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं उसके बारे में बात की थी, राइट। और जब हमारा वो लेक्चर एंड हो रहा था तब हम बात कर रहे थे फेमस हड़प्पन साइट्स के बारे में कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वो किस स्टेट में है, किस रिवर पे है, उनको किसने एक्सकवेट किया हुआ है और उनमें क्या स्पेशल चीज देखने को मिलती है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इसको इंस्टेड ऑफ क्विकली एंड करने की जगह मैंने सोचा एक और लेक्चर इसके ऊपर बना लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम बात इन्हीं साइट्स के ऊपर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नाम था वो हड़प्पा साइट से ही आता है, ठीक है ना, बिकॉज इट वॉज द वेरी फर्स्ट साइट जो कि डिस्कवर की गई थी, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, हड़प्पन जो साइट है वो आपके आज के पाकिस्तान में आता है, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस है उसके अंतर्गत आता है आपका हड़प्पन साइट। और ये किस नदी पे बना हुआ है? रावी नदी पे बना हुआ है हड़प्पन साइट, मतलब वहां पे स्थित है। और इसको एक्सकवेट किसने किया था? दयाराम साहनी ने। याद करते जाइए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए तो आपको याद हो जाएगा। तो किसने किया था इसको? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। अगर इसकी स्पेशल फीचर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मिलती है दो रो मिलती है किसकी? 6 ग्रेनरीज की, मतलब जहां पे अनाज वगैरह रखते हैं ना तो उस ग्रेनरीज की 2 रोज मिलती है हमको। इज दैट क्लियर? सेकंड, यहाँ पे कॉफिन बरियल, मतलब जैसे इंसानों को दफनाते हैं ना तो कॉफिन के अंदर दफनाने वाले बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। और जो जहां पे मुर्दा घर होता है वो H शेप का मुर्दा घर यानी सिमेट्री भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें बैरक हाउस मिलता है। बैरक वो जगह होती है जहां पे सोल्जर्स रहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रूम का बैरक मिलता है, सिंगल रूम का बैरक मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें 2 आइडल्स मिलते हैं, मतलब 2 मूर्तियां मिलती हैं। किसकी मिलती है? एक तो मूर्ति मिलती है हमें डांसिंग गर्ल की,
एक मिलती है डांसिंग गर्ल की, दूसरी मिलती है हमें नेकेड बस्ट ऑफ मेल की। कोई एक मेल है उसका नेकेड बस्ट यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है आपके कमर से ऊपर वाला पार्ट, तो उसकी हमें मूर्ति मिलती है। इज दैट क्लियर? और एक मूर्ति मिलती है फीमेल जेनेटेलिया, मतलब ठीक है। तो ये हो गए आपके आइडल्स के बारे में। उसके अलावा हड़प्पन साइट से अभी कुछ एविडेंस मिलते हैं ट्रेड इंटरेक्शन के, कि भैया उस टाइम पे जो ट्रेड होता था उसके एविडेंस मिलते हैं। वो भी किस साइट के साथ? मेसोपोटामिया। जो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन या सभ्यता थी वो आपका इराक, जो मॉडर्न डे इराक है, वहां पे जो नदी है आपकी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, तो उसके साथ ट्रेड रिलेशन के भी एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे भी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे पोस्ट क्रीमेशन, मतलब जैसे किसी को जला देते हैं ना, तो उसके बाद पोस्ट क्रीमेशन जो बरियल्स होते हैं कि भैया पहले जला दिया और उसके बाद उसको दफनाया है, तो इसके भी एविडेंसेस हमें यहां से मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या एविडेंस मिलते हैं एक करके फिर से बता देता हूं। 2 रोज मिली हमें ग्रेनरीज की, फिर उसके बाद एच शेप की सिमेट्री मिली और कॉफिन बरियल मिला देखने को। उसके अलावा बैरक हाउस मिला सिंगल रूम का, ठीक है। उसके बाद हमें 2 आइडल्स मिले, एक डांसिंग गर्ल का मिला था, एक नेकेड बस्ट ऑफ मेल। उसके अलावा फीमेल जेनेटिलिया का भी हमें आइडल्स मिलते हैं। ट्रेड इंटरेक्शन के एविडेंस मिलते हैं और पोस्ट क्रीमेशन बरियल के एविडेंस मिलते हैं। तो ये हो गई आपकी हड़प्पन साइट। आई होप अब ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। टॉकिंग ऑफ सेकेंड वन, दैट इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे इतनी सारी हड्डियां और क्या कहते हैं दफनाए हुए लोग मिले थे, इसीलिए इसको माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं। आपका मोहनजोदारो जो साइट है ये भी पाकिस्तान के जो सिंध प्रोविंस है उसमें आता है, ठीक है। जैसे हड़प्पन किस में आ रहा था? पंजाब प्रोविंस में आ रहा था पाकिस्तान के, ऐसे मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस में आता है पाकिस्तान के, और ये इंदस नदी पे स्थित है। इंदस नदी पे इसको डिस्कवर किया गया था आरडी बैनर्जी के द्वारा 1922 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? आरडी बैनर्जी। उसके बाद भी कुछ और लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है इस साइट के एक्सकवेशन में, जैसे कि ई मैके, उसके अलावा काशीनाथ दीक्षित एंड सर जॉन मार्शल। इज दैट क्लियर? तो ये सारे नाम याद रखना। अब हम यहाँ पे क्या स्पेशल चीजें देखने को मिलती है, ब्लैंक पेज है तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक एक करके आप याद करते जाइए। सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें एक असेंबली हॉल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? असेंबली हॉल, मल्टीप्लर्ड असेंबली हॉल क्या देखने को मिलता है इस वाली साइट पे। सेकेंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ, मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक पब्लिक वेन्यू रहा होगा उस टाइम पे। तीसरी चीज यहाँ पे जो ग्रेनरीज हैं, जहां पे अनाज रखते हैं, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने को मिलती है, तो लार्ज ग्रेनरीज, ठीक है। उसके बाद हमें चौथी चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक कॉलेज है यहाँ पे, जहां पे प्रीस्ट वगैरह जो होंगे वो या तो पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, तो कॉलेज ऑफ प्रीस्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ पीस मिलते हैं, किसके? कॉटन के क्लोथ के। कॉटन का जो कपड़ा है उसको वोव किया गया है, तो कॉटन क्लोथ के हमें यहाँ पे एविडेंस यानी आर्टिफैक्ट या सामान देखने को मिलता है। छठवीं चीज यहाँ पे हमें जो देखने को मिलती है दैट इज डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू देखने को मिलती है। डांसिंग गर्ल की स्टैचू देखने को मिलती है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है, ठीक है, याद रखना, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है। हड़प्पा में हमें स्टोन का आइडल मिला था डांसिंग गर्ल का, यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज की मिली हुई है। सेवेंथ जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो हॉर्स है, हॉर्स के हमें सुपरफिशियल एविडेंस मिलते हैं। सुपरफिशियल मतलब वो कंप्लीट हॉर्स के एविडेंस नहीं है, पर कुछ ऐसे सुपरफिशियल यानी या तो स्टैचू है या ब्रोकन पीसेस है, तो उसके एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज मिलती है हमें यहाँ पे जो एविडेंस देखने को मिलती है, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं हमें कि यहाँ पे ना जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स रहे होंगे उनकी एकदम से वायलेंट यानी किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा हो, इस टाइप के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो आयरन की थ्योरी है, आयरन इन्वेंशन थ्योरी, वो इससे प्रूव होती है, इनहेबिटेंट्स को बहुत वायलेंटली किसी ने मारा है। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ सील मिलती है, तो ये सील किसकी है? जैसे कि मदर गॉडेस की सील देखने को मिलती है, पशुपतिनाथ भगवान जो है उनकी सील देखने को मिलती है, बियर्डेड मैन की सील देखने को मिलती है, और उसके अलावा एक ऐसी औरत जिसको बरी करने वाले हैं उसकी भी सील हमें देखने को मिलती है। 10वीं चीज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है? यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं शिप के या कोई बहुत बड़ी बोट के, तो उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे हमें बैंगल्स, मट्टी के बने हुए बैंगल्स के एविडेंस मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखोगे किस केस में? मोहनजोदारो, असेंबली हॉल,
ग्रेट बाथ, लार्ज ग्रेनरी, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, कॉटन क्लोथ वोवन, कॉटन क्लोथ के एविडेंस, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का एक हमें स्टैचू मिलता है, हॉर्स के सुपरफिशियल एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा इनहेबिटेंट्स को बहुत वायलेंटली मारा गया हो उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। कुछ सील्स मिलती है जैसे मदर गॉडेस, उसके अलावा आपका पशुपतिनाथ सील, बियर्डेड मैन और वुमेन का, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो शिप और बोट के एविडेंस मिलते हैं और बैंगल्स मिलती हुई है हमें क्ले से बनी हुई। इज दैट क्लियर? तो ये सारी ही चीजें जो मैंने आपको बताई ये इस बुक में ही मेंशन है, तो आप देख सकते हो। आगे आते हैं, एक और जो साइट है दैट इज लोथल। लोथल के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो साइट है वो आपके इंडिया में है। कहां पे? इंडिया में। इंडिया के किस स्टेट के अंतर्गत आती है? गुजरात में, वो भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बी। ये किस नदी के तट पे बनी हुई है? तो भोगवा और साबरमती रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, जहां पे भोगवा नदी और साबरमती मिलती होंगी, तो वहां पे ये स्थित है। इसको डिस्कवर किया गया था एसआर राव के द्वारा 1957 में। अब बात करें इसके कुछ स्पेशल फीचर की, तो फिर से ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं जहां पे मैं आपको लिख के अच्छे से समझा सकता हूं। ओके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पे हमें देखने को मिलती है कि यहां पे डॉकयार्ड है, ठीक है, जहां पे शिप वगैरह को पार्क करते हैं ना, तो दैट इज डॉकयार्ड। तो यहाँ पे डॉकयार्ड देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो लोथल साइट है, ऐसा मतलब कंसेंसस है कि भैया ये बहुत बड़ा सी ट्रेड सेंटर रहा होगा, मतलब जो सी के थ्रू ट्रेड होता होगा ना, उसका ये बहुत अच्छा सेंटर रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे वीड, जो मैंने लास्ट टाइम आपको पिक्चर भी दिखाई थी, तो वीड मेकिंग फैक्ट्री भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। क्या? वीड मेकिंग फैक्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरी जो चीज है, यहाँ पे जो टाउन्स हुआ करते थे उनको सेक्टर में डिवाइड नहीं किया गया है। जो टाउन्स हैं जनरली बाकी की जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं वहां पे टाउन्स को 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया था, यहाँ पे टाउन को 2 सेक्टर्स में डिवाइड नहीं किया गया है। उसके अलावा जो यहाँ की सिटीज हैं, लोथल साइट में जो सिटीज हैं उनको 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पांचवी जो चीज है, यहाँ पे हमें राइस की कल्टीवेशन होती होगी, उसके हमें रिमेन्स मिलते हैं। राइस हस्क के हमें यहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे घर मिलते हैं जिनका जो एंट्रेंस है वो मेन स्ट्रीट की तरफ से है। मतलब अगर मान लो ये मेन रोड जा रही है तो यहाँ पे जो घर है उसका जो स्टार्टिंग है वो इस घर की तरफ है। ऐसे इस टाइप के हमें घर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक और जो चीज देखने को मिलती है कि जार, जो आपका जग होता है या जार होता है, उस पे हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। और वो पेंटिंग कैसी है? जैसे कि पंचतंत्र में जो स्टोरीज हुआ करती थी ना, फॉक्स एंड ग्रेप टाइप वाली, तो उस टाइप की हमें पेंटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं डबल बरियल के, मतलब आदमी और औरत दोनों को एक साथ दफनाने के एविडेंस मिलते हैं। तो वहां ऐसा लगता है कि भैया या तो वहां पे सती प्रथा टाइप का कुछ होता होगा कि या फिर समथिंग एल्स, तो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में हमें पता चलता है। तो ये हो गए हमारे क्या क्या, डॉकयार्ड देखने को मिला, सी ट्रेड सेंटर, वीड मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंस मिलते हैं। वहां पे जो टाउन्स है उनको 2 सेक्टर में डिवाइड नहीं किया गया है। उसके अलावा सिटीज जो है 6 सेक्टर में डिवाइड की गई है। राइस हस्क के हमें रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा हाउस का जो एंट्रेंस है वो मेन स्ट्रीट की तरफ से है। जार पेंटिंग्स देखने को मिलती है जिसपे जो आपकी पंचतंत्र किताब है उसकी स्टोरीज पेंट की गई है। डबल बरियल के एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हमें टैंक का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि ब्रिक से बना हुआ है। तो ये हमें एक तरीके से वाटर कंजर्वेशन की तरफ दिखा रहा है कि ये लोग वाटर कंजर्वेशन वगैरह करते होंगे। तो टैंक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन या सभ्यता थी उसकी हमें सील्स देखने को मिलती है। और हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, हमें आइवरी जो हाथी का दांत होता है उसकी बनी हुई स्केल मेजरमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हमें यहाँ पे शिप का मॉडल देखने को मिलता है जो कि टेराकोटा का बना हुआ है। शिप का मॉडल जो कि किसका बना हुआ है? टेराकोटा का। उसके अलावा जो यहाँ पे लोअर पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी सिटी होती थी उसमें 2 पार्ट हुआ करते थे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो यहाँ पे जो लोअर पार्ट है उस पे भी फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स, यानी जो ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ यज्ञ वगैरह या रिलीजियस प्रैक्टिस की जाती होगी, तो फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको 14 स्पेशल चीजें बताई लोथल के बारे में, प्लीज याद रखना। डॉकयार्ड, सी ट्रेड सेंटर, टाउन, सिटीज, राइस हस्क,
हाउस का एंट्रेंस, जार पे पेंटिंग, डबल बेरियल, उसके अलावा फायर ऑल्टर, टैंक स्ट्रक्चर, फिर मेसोपोटामियन सील, आइवरी स्केल, शिप मॉडल और फोर्टिफाइड लोअर टाउन। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यही सारी चीजें यहां पे ये लिखी हुई हैं तो आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कालीबंगन। जो कालीबंगन साइट है दोस्तों, इसको ब्लैक बेंगल्स के नाम से भी जानते हैं। ये राजस्थान का जो गंगानगर वाला एरिया है वहां पे ये लोकेटेड है। ये जो घग्गर नदी है वहां पे स्थित है, घग्गर नदी के जो तट है वहां पे ये स्थित है। इसको डिस्कवर किया गया था अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष एंड डॉक्टर बीबी लाल एंड बी के थापर, इन दोनों ने भी इसकी फर्दर एक्सकवेशन किया होगा, बीबी लाल एंड बी के थापर। और स्टार्ट किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अब इसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कालीबंगन, राजस्थान और घग्गर नदी, इतना तो याद रखना। अब एक एक करके सारे फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे चीज हमें अच्छी चीज देखने को मिलती है वो है यहाँ पे हमें प्लाउड फील्ड, यानी खेती बाड़ी वाली जो फील्ड्स होती है ना वो देखने को मिलती है। फील्ड्स है कैसी? प्लाउड। ठीक है। सेकंड चीज जो हमें देखने को मिलती है दैट इज फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पे सेक्रीफाइसेस दिए जाते होंगे, तो फायर ऑल्टर्स मिलते हैं जहां पे सेक्रीफाइस का, हमें ऐसा लगता है कि वहां पे सेक्रीफाइस दिए जाते होंगे। थर्ड थिंग जो हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे हमें क्या, ब्रिक की बनी हुई वॉल देखने को मिलती है, ब्रिक वॉल देखने को मिलती है, और जो कि कवर कर रही है आपके सिटाडेल को भी, जो अप्रेस्ड पार्ट होता है, उसके अलावा प्लस लोअर टाउन को भी। तो ब्रिक वॉल देखने को मिलती है। हो सकता है ये इसलिए बनाई गई हो कि फ्लड वगैरह ना आ पाए, या फिर प्रोटेक्शन के लिए भी, क्योंकि ये जो है वो कुछ भी कारण हो सकता है इसका। नेक्स्ट इज, यहां पे हमें देखने को मिलते हैं कैमल के बोन्स के रिमेन्स, यानी ऊंट के जो बोन होते हैं उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। पांचवी चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो स्पेशल जो बात है इस पूरी साइट के बारे में, कि ये जो साइट थी कालीबंगन वाली, ये ज्यादा अच्छे से प्लान्ड नहीं थी, वेल प्लान्ड नहीं है, नॉट वेल प्लान्ड नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, जैसे अगर हम मोहनजोदारो को देखते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से वेल प्लान्ड साइट है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो मोहनजोदारो में ड्रेनेज सिस्टम था उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कालीबंगन में। उसके अलावा यहाँ पे जो बुरियल्स किए जाते थे, यानी लोगों को जो दफनाया जाता था, उसका जो पैटर्न है वो कैसा था? या तो सर्कुलर देखने को मिलता है या फिर रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। तो इस टाइप से वहां पे दफनाया जाता था, रेक्टेंगुलर। फाइन। उसके अलावा और कुछ बात करें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि जो मैच्योर हड़प्पन फेस है उससे पहले प्री हड़प्पन फेस रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लेयर्स मिलती हैं। पहली लेयर जो है वो प्री हड़प्पन फेस की है और उसके ऊपर जो लेयर मिलती है वो मैच्योर हड़प्पन फेस की है। उसके अलावा यहाँ पे एक और अच्छी चीज देखने को मिलती है कि जो फ्लोरिंग की जाती है, जो फ्लोर में आपने क्या कहते हैं ब्रिक्स वगैरह लगाए होंगे, वो काफी डेकोरेटिव टाइप के हैं, तो वो यहाँ की लग्जरियस लाइफ के बारे में दर्शाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 8 चीजें जो मैंने कालीबंगन साइट के बारे में बताई आपको, कि एक तो प्लाउड फील्ड का एविडेंस मिलता है, फायर ऑल्टर जहां पे सेक्रीफाइस दी जाती होगी, ब्रिक वॉल मिलती है जो कि सिटाडेल और लोअर पार्ट दोनों के ऊपर, दोनों को कवर करती हुई है, कैमल के बोन्स मिलते हैं। ये सिटी जो है या साइट जो है वो वेल प्लान्ड नहीं है जितनी वेल प्लान्ड मोहनजोदारो है। यहाँ पे जो बुरियल्स हैं वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर पैटर्न में है। एविडेंसेस मिलते हैं यहाँ पे हमें प्री हड़प्पन फेस के, जो कि 3300 से लेके 2600 तक फेस था, उस फेस के एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा फ्लोरिंग जो है यहाँ पे, वो जो ब्रिक यूज की गई है वो काफी डेकोरेटिव टाइप की है। गुड। तो नाउ गुड टू गो, ये कालीबंगन हो गया आपका। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई वो सारी मेंशन है यहाँ पे। अब बात करते हैं छनूदारो साइट के बारे में। छनूदारो जो साइट है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस और मोहनजोदारो के पास में ही है। छनूदारो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 3 हो चुकी हैं, सबसे पहले हड़प्पा थी, फिर मोहनजोदारो की बात की, अब छनूदारो। ये इंदस नदी के तट पे बनी हुई है, इंदस नदी के ही तट पे आपका मोहनजोदारो भी है। उसके अलावा इसकी डिस्कवरी की गई थी एनजी, यानी इसको एक्सकवेट किया गया था एनजी मजूमदार के द्वारा और ई मैके के द्वारा। किसके द्वारा? एनजी मजूमदार एंड ई मैके के द्वारा। अब इस साइट के कुछ पेक्यूलियर फीचर्स देख लेते हैं, जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं या जो स्पेशल फीचर हैं जो इस साइट से एसोसिएटेड है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन यहां पे भी हमें छनूदारो में भी प्री हड़प्पन फेस, उसके अलावा जो मैच्योर हड़प्पन फेस, दोनों के ही एविडेंसेस मिलते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है
यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये उस टाइम पे बीड फैक्ट्री की साइट रही होगी, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी बीड्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बहुत सारी बीड्स मिलती हैं, सील्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं। तीसरी चीज हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ये साइट रही होगी, ये यहाँ पे बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन रहा करते होंगे। क्राफ्ट्समैन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के क्राफ्ट्समैन। और इसकी तरफ क्या चीज इशारा करती है, क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो काफी पिक्यूलियर थे। एक तो उनकी जो मात्रा थी, मतलब नंबर्स थे, वो भी बहुत ज्यादा थे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो यानी ये एक साइट रही होगी जहां पे अच्छे क्राफ्ट्समैन रहा करते होंगे। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि फोर्टिफाइड हो। नो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, नो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स। ये सिर्फ एक ऐसी इकलौती साइट है जहां पे कोई सिटाडेल नहीं है। नो सिटाडेल, याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस के। ह्यूमन सैक्रिफाइस के एविडेंसेस भी इस साइट से हमें मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें 4 पहिए का एक मॉडल है, उस क्ले मॉडल है, उसके एविडेंस मिलते हैं। तो यानी 4 व्हीलर के हमें एविडेंस, 4 व्हीलर क्ले मॉडल है, ऐसा लिख सकते हैं। 4 व्हीलर क्ले मॉडल मिलता है हमें यहां से। उसके अलावा हमें एक चैरियट, यानी जिसको हम लोग रथ बोलते हैं, तो रूफ्ड चैरियट के हमें का ब्रॉन्ज मॉडल मिलता है, ब्रॉन्ज मॉडल। तो यहाँ पे भी हमने 8 चीजें देख ली। क्या क्या है? प्री फेस और मैच्योर हरप्पन फेस के हमें एविडेंस मिलते हैं। वीड फैक्ट्री साइट रही होगी ये। यहाँ पे अच्छे क्राफ्ट्समैन रहते होंगे, जो यहाँ के इनहेबिटेंट होंगे वो गुड क्राफ्ट्समैन रहे होंगे। कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। ये एक ऐसी इकलौती साइट है जहां पे कोई भी सिटाडेल नहीं है। कौन सी साइट की बात कर रहे हैं हम लोग? छनहूदारो, जो कि पाकिस्तान में है, जो कि इंदस नदी पे है, याद रखना। यहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस के एविडेंसेस मिलते हैं। 4 व्हीलर का क्ले मॉडल मिलता है और रूफ्ड चैरियट यानी ब्रॉन्ज मॉडल मिलता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रंगपुर। रंगपुर जो साइट है वो आपके गुजरात में है। कौन सी साइट? रंगपुर। ये लोथल के पास ही बनी हुई है। लोथल हमने बात की थी ना, जो गुजरात में जो डॉकयार्ड था, उसी के पास है आपकी ये रंगपुर। ये गुजरात में है और ये किस नदी पे है? मादर नदी, MADAR, मादर नदी के तट पे है। इसको डिस्कवर किया गया था MS वत्सा एंड SR राव के द्वारा। MS वत्सा और SR राव के द्वारा। कालीबंगन को किसने डिस्कवर किया था? कालीबंगन को अमलानंद घोष ने किया था। और ये किसने किया? बत्सा और SR राव। तो ऐसे ना पिछले वाले को रिवाइज करते जाओ। या जैसे छनूदारू है तो उसको किसने किया था? E मैके और NG मजूमदार। इनके ऊपर भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है। तो अगर हम रंगपुर की बात करें तो रंगपुर में सबसे पहली बात तो ज्यादा मतलब बस 2-3 फैक्ट्री हैं, जल्दी याद हो जाएंगे। एक तो प्री और मैच्योर फेज दोनों के एविडेंसेस या रिमेन्स मिलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो टूल्स मिलते हैं वो फ्लेक्स टाइप के टूल्स मिलते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे हमें पॉटरी जो देखने को मिलती है, जो पॉट्स देखने को मिलते हैं, वो या तो येलो कलर के हैं या ग्रे कलर के हैं। तो येलो और ग्रे कलर के हमें पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि भैया ये प्री हरप्पन फेज के एविडेंस है। ये 3 चीजें याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बनावली। बनावली हरियाणा में है। हरियाणा का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है बनावली साइट। ये किस नदी पे बना हुआ है? रंगोई नदी पे बना हुआ है और इसको RS बिस्त ने डिस्कवर किया था। बनावली हरियाणा, रंगोई और RS बिस्त ने किया था। अगर इसके हम लोग बात करें तो अगेन यहाँ पे भी हमें प्री हरप्पन फेज प्लस मैच्योर हरप्पन फेज के एविडेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे हमें लेट हरप्पन फेज के, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्री और मैच्योर की। बनावली एक ऐसी जगह है जहां पे प्री, मैच्योर और लेट तीनों फेसेस के हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें बार्ले मिलता है हाई क्वालिटी का, जो बाजरा जिसको बोलते हैं, तो हाई क्वालिटी का बार्ले देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें सेरेमिक से बनी हुई और सेरेमिक प्लस स्टेटाइट जो मटेरियल जिससे सील बनाई जाती थी, तो उस दोनों की सील्स हमें देखने को मिलती हैं। फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब फायर ऑल्टर क्या होता है? एक तरीके से वो बना हुआ, मतलब चौकड़ा नहीं होता जिसके अंदर लकड़ियां वगैरह रख के जलाते, तो उस टाइप के फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। जो खेती करने के लिए प्लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका हमें क्ले मॉडल देखने को मिलता है यहाँ पे बनावली में, क्ले मॉडल ऑफ प्लॉ। उसके अलावा यहाँ पे जो सील्स हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एक खास बात है कि जो यहाँ पे सील्स है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर टाउन में पाई जाती है। सिटाडेल में कोई भी सील नहीं देखी गई। जो यहाँ का सिटाडेल रहा होगा उसमें कोई सील फाउंड नहीं की गई। तो यही कुछ एविडेंस थे बनावली के बारे में, सॉरी कुछ स्पेशल फैक्ट थे। एक तो यहाँ पे प्री, मैच्योर और लेट फेज सबके एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी का बार्ले मिलता है, सेरेमिक और स्टेटाइट की सील्स मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोअर पार्ट में है, सिटाडेल में नहीं मिलती। फायर ऑल्टर्स मिलते हैं और यहाँ पे जो क्ले मॉडल है प्लॉ का वो भी देखने को मिलता है। बनावली हरियाणा में है और रंगोई नदी के तट पे है। रंगोई याद रखना, ठीक है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको रंगपुर के बारे में बता रहा था जो कि गुजरात में, वो किस नदी पे था? मादर नदी पे था, याद रखना। और अगर हम बात करते हैं लोथल की, तो लोथल जब मैंने आपको बताया था वो वो दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे था, दैट इज भोगबा एंड साबरमती। तो ऐसे ही याद करते जाइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की, आगे चलते हैं, दैट इज आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये वही साइट है जो कि एकदम ईस्ट वर्ड, मतलब अगर अपन हड़प्पा का पूरा एक्सटेंशन देखते हैं तो जो ईस्ट में सबसे ईस्ट में पड़ती है दैट इज आलमगीरपुर। वेस्ट में कौन सी थी? सुटका गेंडोर, सुटका गेंडोर, राइट। नॉर्थ और साउथ की आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, तो आलमगीरपुर आती है आपके मेरठ, यूपी मेरठ में आती है और ये हिंदौन नदी के तट पे बनी हुई है। इसको वाईडी शर्मा ने एक्सकवेट किया था। और अगर हम यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करें, स्पेशल फैक्ट की बात करें, तो एक तो यहाँ पे जो रिमेन्स मिलते हैं वो लेट हड़प्पन फेज के मिलते हैं, लेट हड़प्पन फेज के यहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ क्लोथ के इंप्रेशन ऑफ द क्लोथ ऑन अ ट्रॉ, उसका एविडेंस मिलता है। और कुछ पॉटरी और बीड्स के भी एविडेंस मिलते हैं। बस ये कुछ फैक्ट थे आलमगीरपुर के बारे में। अगली जो साइट है दैट इज कोट दीजी। कौन सी साइट है? कोट दीजी। कोट दीजी आपकी पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में है कोट दीजी। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में, सिंध नदी के तट पे है। इसको घूरे एंड फजल अहमद ने डिस्कवर किया था। अगर बात करें इस साइट की तो यहाँ पे हमें ये जो साइट है वो प्री हड़प्पन साइट है। प्री हड़प्पन साइट मतलब जो पहला वाला फेज था उससे बिलोंग करती है। उसके अलावा यहाँ पे हाउस मिलते हैं जो कि पत्थर से बने हुए हैं। और ये सिटी ऐसा लगता है देखने से कि इस सिटी को बाई फोर्स डिस्ट्रॉय किया गया हो, अगेन प्रूविंग आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, तो प्लीज याद रखना। नाउ टॉकिंग ऑफ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट दैट इज अमरी। अमरी भी आपके पाकिस्तान के सिंध में है, सिंध नदी के ही ऊपर है और इसको भी घूरे और फजल अहमद ने ही डिस्कवर किया था। ये भी एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट साइट रही होगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है। क्या ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये अपने आप में इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमरी जो है, अमरी एक चालकोलिथिक साइट भी रही है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अमरी के बारे में तो यहाँ पे हमें राइनासोरस के रिमेन्स मिलते हैं। किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइनोसोरस के रिमेन्स मिलते हैं। उसके अलावा जो झांगर कल्चर होता है, झांगर कल्चर होता है, उसके हमें ट्रेस मिलते हैं। ठीक है, ये जो झांगर कल्चर था वो आपको जब मैं प्री और मैच्योर और पोस्ट फेज बता रहा था ना, तो पोस्ट फेज में था ये वाला कल्चर। उस कल्चर के हमें रिमेन्स मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तरीके से अग्निकुंड कह लो आप इसको। ठीक है, राइनासोरस के रिमेन मिलते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलता है अमरी में। प्री से पोस्ट हड़प्पन फेज में किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ है उसकी प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो देखने को मिलती है। और राइनासोरस के रिमेन्स मिलते हैं। झांगर जो कल्चर था पोस्ट हड़प्पन फेज में, उसके ट्रेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया अमरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट, सो दैट इज रोपर। अगर हम रोपर के बारे में बात करें तो रोपर जो साइट है वो आपके पंजाब में, यानी इंडिया में ही है, पंजाब में। और ये सतलज नदी के तट पे है। इसको वाईडी शर्मा ने एक्सकवेट किया था। वाईडी शर्मा ने, क्या है? रोपर वाली साइट। इसके अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो वही यहाँ पे मुर्दा घर देखने को मिलता है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्री देखने को मिलती है, सील देखने को मिलते हैं, अर्थ पॉट देखने को मिलता है। अगर जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, रोपर में हमें एक ऐसा मतलब एक ऐसी दफनाई हुई लाश मिलती है जिसमें कुत्ते को भी दफनाया गया है, डॉग को मैन के साथ दफनाया गया है। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
बाकी वही सारी चीजें बिल्डिंग्स हैं जो स्टोन और सॉइल की बनी हुई हैं, दैट्स इट। तो मेन फैक्ट रोपर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जहां पे एक इंसान को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। सतलज नदी पे है, रोपर पंजाब में है, दैट्स इट। अगर हम बात करें सुरकोटाडा के बारे में, देखो ये दो, इनमें कंफ्यूज मत होना। सुरकोटाडा जो है वो गुजरात में है, जबकि सुटका गैंडोर जो कि एकदम वेस्टर्न मोस्ट साइट है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ठीक है, तो सरकोटाडा जो है जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, और इसकी जो सबसे स्पेशल फैक्ट बात है वो ये है कि यहाँ पे घोड़े के हड्डियों के जो है वो रिमेन्स मिलते हैं और एक ग्रेवयार्ड मिलता है, दैट्स इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर सुटका गैंडोर की बात करते हैं तो ये दस्त या दासक नदी के तट पे बना हुआ है। सुटका गैंडोर दस्त या दासक नदी के तट पे बना हुआ है, और इसको ए स्टीन और जॉर्ज डेल को इसका वो जाता है, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इस साइट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं, वहां पे लिख के बता देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऐसे कुछ पॉट मिलते हैं जहां पे हमें क्या कहते हैं, राख भरी हुई मिलती है। तो यानी एक तरीके से ये हमें ये दिखा रहा है जो हम लोग अभी अस्थि विसर्जन नहीं करते हैं कि जो एक कलश होता है उसमें हम लोग अस्थियों को डालते हैं, तो ये उस तरफ दर्शाता है कि मतलब राख का भरा हुआ एक पॉट मिलता है हमें। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक्स मिलती है कॉपर की, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं ना, एक्स, कॉपर एक्स देखने को मिलती है। अर्थ के बैंगल्स देखने को मिलते हैं। ये सारे कोई इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सके, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। उसके अलावा इसको ऐसा देखने को मिलता है कि ओरिजिनली ये सुटका गैंडोर है वो पहले पोर्ट रहा होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, वाटर रिसीड हो गया होगा, तो इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये बाद में फिर पोर्ट नहीं रहा, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये इसका जो लिंक है वो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन रही होगी उसके साथ इनका ट्रेड रहता था। ठीक है, तो ओरिजिनली ये पोर्ट था, लेकिन बाद में क्या हुआ होगा, कोस्टल अपलिफ्ट हो गया होगा और इससे इनका कट ऑफ हो गया, तो ये फिर पोर्ट नहीं रहा। उसके अलावा यहाँ पे अर्थन बेंगल्स, पॉटरी, पोर्ट, कॉपर एक्स, ये सारे के एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे सुटका गैंडोर की। सुटका गैंडोर जो था आपका वो किस नदी पे बना हुआ है, एक बार फिर से याद कर लो, दस्त नदी पे, या दासक नदी भी बोलते हैं उसको, दासक। ठीक है, और ये कहां पे आपके पाकिस्तान में है सुटका गैंडोर। पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस या बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पे ये साइट है। नेक्स्ट साइट आपकी आती है धौलावीरा। धौलावीरा आपकी गुजरात में है और इसको जेपी जोशी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। इसकी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो जो धौलावीरा है यहाँ पे एक वाटर रिजर्वर मिलता है, जाइंट वाटर रिजर्वॉयर। ठीक है, एक तो ये देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक यूनिक किस्म की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलती है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये दूसरा फैक्ट है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, पत्थरों पे जो लिख देते हैं ना उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। मतलब ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि ये डिनोट कर रहे हैं हरप्पन स्क्रिप्ट को। तो एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट सिमिलर टू अ साइन बोर्ड। तो एक तरीके से साइन बोर्ड रहा होगा, कुछ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे तीनों फेस के, ऑल दी 3 फेसेस के एविडेंसेस मिलते हैं, ट्री फेस, मैच्योर फेस और पोस्ट हरप्पन फेस। उसके अलावा यहाँ पे लार्ज स्केल यूज, यानी मेजरमेंट वगैरह काफी ज्यादा किया जाता होगा। तो यहाँ पे लार्ज स्केल यूज होता होगा किसका, सैंडस्टोन का, लार्ज स्केल यूज ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, तो प्लीज ये याद कर लेना। अब मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो बहुत रिसेंट में डिस्कवर हुई है, दैट इज राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। यहां पे अगर एविडेंस की बात करें तो अब जब ये डिस्कवर हुई तो उसके बाद ये हो जाता है कि ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है, क्योंकि ये 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, 350 हेक्टेयर्स में। तो ऐसा अगर मानते हैं तो यानी ये लार्जेस्ट साइट हो जाती है हरप्पन सिविलाइजेशन की, और लार्जेस्ट टाउन हो जाता है वर्ल्ड का। यहाँ पे तीनों फेसेस के एविडेंसेस मिलते हैं। उसके अलावा जो एक जगह है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड भिराना। तो जो भिराना जगह है वहां पे कुछ आर्टिफैक्ट मिलते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट मिलते हैं किसके, लाल कलर की मिट्टी के, जिसपे क्या है, फीमेल फिगर्स बने हुए हैं।
और उसका जो पोस है वो डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिलती है मोहनजोदारो से, उससे सिमिलर है। तो बस एक क्या है, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके अलावा वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट टाउन है, 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है, याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे तीनों फेसेस के हमें वो एविडेंसेस मिलते हैं। और यहाँ पे जो भिराना नाम की जगह है, वहां पे हमें कुछ आर्टिफैक्ट मिलते हैं जो कि रेड बेयर यानी लाल मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका राखीगढ़ी साइट, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से सारी साइट्स कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमें बात करनी है हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है, या उनके फीचर्स दिए होते हैं और फिर बोलते हैं ये किस सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखो, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी या सभ्यता थी, यहाँ पे हमें प्लान्ड टाउन्स देखने को मिलते हैं। जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है, कैसे चेस बोर्ड सिस्टम के हिसाब से, और एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम है। जबकि इजिप्शियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, वहां पे जो टाउन्स थे वो काफी हैपेजार्ड टाइप से डेवलप थे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, कुछ भी रैंडम डेवलपमेंट था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हाउसेस थे, घर थे, वो रेक्टेंगुलर हाउसेस थे, बाथरूम में भी ब्रिक्स लगाई हुई थी, हर घर में कुआं था, वेल्स थे, और उसके अलावा डबल स्टोरी होने की वजह से यहाँ पे स्टेयर केसेस वगैरह भी थे। जबकि अगर बात करी जाए इजिप्शियन या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो वहां पे कोई टाउन प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, नो टाउन प्लानिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनकी जो पॉटरी की स्टाइल थी, यानी जो मटके वगैरह ये लोग बनाते थे, वो स्टाइल इनकी खुद की यूनिक थी, और सील्स भी इनके खुद के यूनिक थे। उसके अलावा अगर ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो दो एस्पेक्ट हो गए हमारा। पहला था कि यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है वो बड़ी प्लान्ड है, उसके अलावा जो यहाँ पे घर वगैरह के जो फीचर्स हैं वो भी काफी यूनिफॉर्म टाइप का डेवलपमेंट है। पॉटरी और सील्स की बात करें तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे पॉटरी और सील्स का भी खुद का इंडिजिनसली वो लोग प्रोड्यूस करते थे, लेकिन मेसोपोटामियन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में वो देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट खुद ही इन्वेंट की थी। जबकि लेकिन अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, तो जो ये लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे वो कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा इजिप्शियन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो हेरोग्लिपिक स्क्रिप्ट थी। दोनों की दोनों स्क्रिप्टों को डेसिफर किया जा चुका है। जबकि लेकिन अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो खुद ही की टिपिकली डेवलप थी, जिसका कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं मिलता बाकी किसी उस टाइम की स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है ना। तो उसका कोई नाम भी नहीं दिया गया। जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, इनकी स्क्रिप्ट का नाम दिया जा चुका है। उसके अलावा जो स्क्रिप्ट है वो जो ज्यादातर जो इन्होंने लिखावटें हैं वो सील्स पे देखने को मिलती है। जबकि अगर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है, जो लेटर्स वगैरह हैं, वो टैबलेट पे लिखे गए हुए हैं, मतलब मिट्टी की टैबलेट बनाई है और उस पर लिखा गया है। या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो लोग किस पे लिखते थे, पेपिरस शीट्स पे लिखते थे। उसके अलावा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है 1900 बीसी के बाद। यहाँ पे ये 1900 लिख दिया इन्होंने, बट लेकिन ये 1300 तक चलना चाहिए था। जबकि अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो इनका एग्जिस्टेंस 1900 बीसी के बाद भी देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो ज्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू दी मेसोपोटामियन या इजिप्शियन सिविलाइजेशन। क्लियर है? तो ये 7 डिफरेंसेस हैं, प्लीज याद रखना। अब बात करते हैं हमें जो बात करनी है दैट इज पोस्ट अर्बन फेज के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में अर्ली फेज के बारे में बात कर चुके, मैच्योर फेज के बारे में बात कर चुके। अब हमें बात करनी है पोस्ट अर्बन फेज के बारे में। तो जो पोस्ट अर्बन फेज था वो 1900 से लेके 1300 बीसी तक रहा है, 1900 से लेके 1300 बीसी। अगर हम बात करें इस वाले फेज की, तो यहाँ पे अर्बन लाइफ में हमें काफी डिक्लाइन देखने को मिला, और उसके अलावा एग्रीकल्चर में काफी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब वो ज्यादा टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने लगे होंगे। उसके अलावा जो होमोजेनिटी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब जो रीजनल, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी ना कि लोकलाइजेशन देखने को मिलता है हमें लेटर अर्बन फेज में या पोस्ट अर्बन फेज में। तो एक तो यहाँ पे हमें जो होमोजेनिटी थी वो डिसअपीयर होने लगती है। उसके अलावा जो पोस्ट हड़प्पन स्टेज है, यहाँ पे जो स्टाइलिस्टिक डाइवर्सिटी है
वो काफी अलग टाइप की है, काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है चेंज और कंटिन्यूटी में। एक तरफ से तो चेंज हो रहा है, दूसरी तरफ से कुछ फीचर्स जो है वो कंटिन्यू किए गए हैं, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स अर्बनिज्म के, जैसे कि सील्स, क्राफ्ट, सिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ये जो जितने भी फीचर्स हैं ये डिक्लाइन हुए लेकिन कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुए। तो एक तरफ तो चेंज हुआ लेकिन कंटिन्यू भी किया गया। अगर इस टाइम के हम कुछ अर्बन सेंटर्स की बात करें तो जैसे कि है कुडबाला जो कि चोलिस्तान में है, फिर है बेट द्वारका जो कि गुजरात में है, और दायमाबाद, ये इस टाइम के कुछ अर्बन सेंटर्स हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट फीचर है पोस्ट हड़प्पन फेज का, वो है डबल क्रॉपिंग। डबल क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, दो क्रॉप्स को एक साथ, दो क्रॉप को वहां पे कल्टीवेट किया जाता है। तो जैसे व्हीट और बार्ले को विंटर क्रॉप के तौर पे उगाते थे और राइस, मिलेट और सोरगम को समर क्रॉप के तौर पे उगाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिमार्केबल फीचर है। कुछ और अगर इस टाइम के जो आपका पोस्ट अर्बन हड़प्पन फेज है उसके बारे में बात करें तो इस फेज को हम लोग इस टाइम पे हमें जो हड़प्पन कल्चर है वो उसमें डिक्लिनेशन देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको बोला जाता था सब इंदस कल्चर। सब इंदस कल्चर, यहाँ पे जो सेटलमेंट है, जो स्पेशली रूरल सेटलमेंट्स है, वो चालकोलिथिक साइट्स को रिजेंबल करते हैं। चालकोलिथिक वही कल्चर है जहां पे कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, जबकि हमें पता है कि जो हड़प्पन लोग थे उसको हम लोग ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से या से रिलेट करते हैं। लेकिन पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो रूरल सेटलमेंट्स है दे आर मोर प्राइमरली रिलेटेड टू चालकोलिथिक। पोस्ट अर्बन हड़प्पन्स जो थे वो गांव में रहते थे, मतलब अब जो टाउन्स और सिटीज हैं वो कम होती जा रही थी। एग्रीकल्चर, स्टॉक रेसिंग, हंटिंग और फिशिंग वगैरह करते थे। बात करें इनकी जो पॉटरी थी, अब इनकी जो पॉटरी वो है उसमें थोड़े मतलब जो डिजाइन है वो काफी जनरल टाइप के डिजाइन होने लगे और पेंटेड ग्रे वेयर का इस्तेमाल करते थे। जबकि अगर हम मैच्योर हड़प्पन फेज की बात करें तो वहां पे होता था रेड एंड ब्लैक पॉटरी, जबकि अब यहाँ पे जो पॉटरी है वो पेंटेड ग्रे वेयर की पॉटरी होने लगी। उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन के जो फिगर्स हैं, इस फेज से में ह्यूमन फिगर्स को बनाना में भी कमी कर दी थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस टाइम की पॉटरी के बारे में, तो जो पॉटरी है वो लेस ब्राइट थी, पॉट्स ज्यादा थिक थे, ठीक है, और स्टर्डियर थे। परफोरेटेड जार्स, एस शेप्ड के जार्स वो डिसअपियर हो गए थे कंप्लीटली। तो ये डिफरेंसेस हैं पोस्ट हड़प्पन फेज की पॉटरी में इन कंपैरिजन टू द मैच्योर हड़प्पन पॉटरी से। कुछ और फीचर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी हमें ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता जिससे हमें पता चले कि ये मेजरमेंट वगैरह करते हो, यानी कोई स्केल्स वगैरह नहीं मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस पीरियड में एक तरीके से हड़प्पा का जो ट्रेड होता था वेस्ट एशियन सेंटर्स के साथ, उसमें एंड देखने को मिलता है। तो हो सकता है या तो उस टाइम पे वो आइटम्स खत्म हो चुके हों या फिर स्कार्स हो, जो भी रहा हो। अगर बात करें इस फेज की कुछ साइट्स के बारे में तो जैसे कि प्रभास पाटन सोमनाथ में है, रंगपुर गुजरात, स्वात वैली मांदा जम्मू में है, संघोल पंजाब में है, दौलतपुर हरियाणा, आलमगीरपुर यूपी। याद रखना, प्रभास पाटन, रंगपुर, स्वात वैली, मांदा, संघोल, दौलतपुर, आलमगीरपुर। ये यहाँ पे कुछ ऐसे इफेक्ट दिए हुए हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट टाइप के की जो अभी रिसेंटली कुछ चीजों को डिस्कवर किया गया। तो जैसे कुछ साइंटिस्ट थे IIT खड़गपुर और हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ एविडेंस डिस्कवर किए जो ये दिखाते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है कम से कम वो 8000 साल पुरानी रही होगी। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि जो हमारी इंडस वैली सभ्यता है या हड़प्पन सभ्यता है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुरानी है, ठीक है। सिमिलरली और ऐसे भी एविडेंस फाउंड किए हैं कि जो इतने लेटेस्ट हैं 1000 BC तक वाले एविडेंसेस भी मिलते हैं। उसके अलावा ऐसा देखा गया है कि ये जो सिविलाइजेशन है ये बाकी साइट्स में भी प्रोलिफरेट की होगी, जैसे कि भीराना और राखीगढ़ी। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जनरली हम लोग मानते हैं कि ये जो आप मैप बनाते हो ना, तो इंडिया पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, यानी हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, तो सिर्फ वहां तक ही नहीं है, ये और भी अंदर साइट्स है जैसे कि भीराना, राखीगढ़ी, वहां तक ये फैली हुई थी। उसके अलावा साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो 3000 साल पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गई होगी। बाकी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो इंडस वैली के जो लोग बाग थे
They were very resolute and flexible and continued to evolve even in the face of declining monsoon. तो मतलब ये तो conflicting consensus है, तो वो आप लोग देख लेना, that is not a big deal. उसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन बर्न्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे, जबकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ड्राइड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे, और मेसोपोटामियन या जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी वो बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जब हरप्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी उस टाइम पे सिंध और राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं हुआ करते थे। जो मोहनजोदारो में ग्रेट बात है, ऐसा बोला जाता है, वो रिचुअल बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। उस टाइम पे जो सुमेरियन साइट्स, यानी जो ईरान वगैरह में जो साइट्स थी, तो जो सुमेरियन साइट्स थी वो भी सेम फूड ग्रेन्स और सेम एनिमल्स को ही डोमेस्टिकेट करती थी जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग करते थे। बट हरप्पन जो पीपल थे, स्पेशली गुजरात वाले, वो राइस को भी प्रोड्यूस करते थे और एलिफेंट्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब ये एक एडवांस्ड बात है हरप्पन पीपल्स के बारे में। उसके अलावा हरप्पन्स को व्हील के बारे में तो पता था, पहिए के बारे में पता था, लेकिन स्पोक्ड व्हील्स के बारे में वो नहीं जानते हैं। हरप्पन टाइम पे कोई भी टेंपल या रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, तो ऐसा माना जा सकता है कि वहां पे कोई प्रीस्ट क्लास होती नहीं होगी। हरप्पन्स के पास वेपन्स की नॉलेज नहीं थी। उसके अलावा जो हरप्पन्स थे, ये अगर बात करें जो स्पेशली इंडस रीजन के लोग थे, वो भगवान जैसे आप पूजा वगैरह करते हो ना, तो ये भगवान मानते थे ट्रीज को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को। पर ये लोग भगवान को टेंपल वगैरह में प्लेस नहीं करते थे, जैसा कि इजिप्ट या मेसोपोटामिया के लोग करते थे। उसके अलावा फीमेल टेराकोटा के फिगर्स मिलते हैं, जो कि मतलब नंबर्स में ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू मेल फिगर्स। और भले ही जैसे अगर हम हरप्पन कल्चर को ब्रॉन्ज एज कल्चर के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं। रागी और फिंगर मिलेट्स जो है वो किसी भी हरप्पन साइट में नहीं मिलती है। और सोरतुघाई करके जो साइट है वो हरप्पा का ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था अफगानिस्तान में। सोरतुघाई याद रखना, ये भी एक और साइट है। प्री हरप्पन फेज की साइट के नाम कुछ है, कोट दीगी, उसके अलावा अमरी। अगर हरप्पन फेज की बात करें तो कालीबंगन और बनावली। मैच्योर फेज की बात करें तो हरप्पा, मोहनजोदारो, छनूदारो, कालीबंगन। तो ये इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। ये भी लेक्चर काफी लेंदी हो गया है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, इस लेक्चर को रिव्यू करना कि ये लेक्चर कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर और ये जो सीरीज है काफी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, इस लेक्चर को इत्मीनान के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखने के लिए, अपना समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे या आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो जिसकी माध्यम से हम इस लेक्चर सीरीज को और ज्यादा अच्छा और उम्दा बना सकते हैं, कंप्लीट बना सकते हैं, तो आपके सजेशंस वेलकम है। आप मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कमेंट्स इस ईमेल आईडी पे street019990@gmail.com पर लिख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बस विदानिया।